स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों से आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर इतिहास विषय की एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, नई पढ़ें कि पुरानी पढ़ें। मैं भी समय को टालता जा रहा था। जब मुझे लगा कि नहीं, अब टाले नहीं टलना है, आप लोग पीछे पड़ ही गए हो, तो आइए देख ही लेते हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। चूंकि एनसीईआरटी इतिहास विषय में कुछ ज्यादा ही भ्रांतियां लोगों के अंदर बनी रहती है और सिविल के प्रतियोगी के लिए एनसीईआरटी पुस्तक एक आधार स्तंभ होता है। अगर आपका आधार नहीं तैयार है, कॉन्सेप्ट नहीं तैयार है, तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा करने के लिए जो इतनी भ्रांतियां बनी हुई कि इतिहास को कैसे पढ़ें, कितने स्टेप में पढ़ें, कौन सी पुस्तक नई पढ़ें कि पुरानी पढ़ें, उन्हीं सब शंकाओं को दूर करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसे आप जानते हैं कि इतिहास विषय सिविल सेवा में, प्रदेश स्तरीय परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसकी भूमिका एक विशेष भूमिका होती है, लेकिन विशेष भूमिका होती है, इसके सिलेबस क्या है, इसके पाठ्यक्रम क्या है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे जैसे मुझे समय मिलेगा। लेकिन हम अपना समय न गंवाते हुए हम 2-3 बातों पर चर्चा कर लें कि नई पढ़ें कि पुरानी पढ़ें, सिलेबस कितना है। तो जैसे आप जानते हैं कि आपके हम मुख्य परीक्षा की बात कर डालें तो मुख्य परीक्षा को आधार बना के चलें, तो मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में इतिहास विषय को हम 5 स्टेप में बांट के देते हैं। आप लोग भी इसको जानते होंगे, नहीं जानते होंगे जो एकदम नए विद्यार्थी वो समझने की कोशिश करें। 5 स्टेप का प्राय है कि प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, कला और संस्कृति, विश्व इतिहास। ये 5 स्टेप आपके मुख्य परीक्षा के विषय। रही बात प्रारंभिक परीक्षा की, अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात आती है तो प्रारंभिक परीक्षा में विश्व इतिहास से प्रश्न नहीं आते। जब प्रश्न नहीं आते किंतु आपको पढ़ने हैं, अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो विश्व इतिहास को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि विश्व इतिहास थोड़ा आप लोगों के लिए लेंदी होता है, उससे आप लोग दूर भागते हैं। दूर भागने की जरूरत नहीं है, हटने की जरूरत नहीं है, सटने की जरूरत है। आइए देखते हैं कि हम कौन कौन सी पुस्तक पढ़ें। हम इसको 5 स्टेप में जिस आधार पे वहां कैटेगराइज किया गया हुआ है सिलेबस को, उसी स्तर पर इसको हम समझने बूझने का प्रयास करते हैं। आइए देखें, 3 कॉलम यहां दिख रहे हैं। इन तीनों कॉलम में देखें कि प्राचीन भारत की बात करें, प्राचीन भारत में आपको यहां 2 एनसीईआरटी दिखाई पड़ रही है। एक पुरानी एनसीईआरटी, 2 पुरानी एनसीईआरटी दिख रही है, जिसमें प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत को 4 पक्ष के 4 प्रकार से उसका अवलोकन हम करते हैं। पहला राजनैतिक विकास, फिर उसका आर्थिक विकास या आर्थिक पक्ष, फिर सामाजिक पक्ष, फिर धार्मिक पक्ष। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक पक्ष का अवलोकन करने के लिए एनसीईआरटी में 2 पुस्तकों की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक पुरानी पुस्तक है, कक्षा 6 की है, जिसमें प्राचीन भारत के नाम से जानते हैं। ये रोमिला थापर की है। 6 की पुस्तक है, फिर से समझें, 6 की पुस्तक है, रोमिला थापर की है। अब प्रश्न उठता है कि इस पुस्तक को हम कितने पढ़े। आप कहेंगे सर हम तो एमए कर डाले हैं, पीएचडी कर डाले हैं, शोध भी कर लिए हैं, क्या मैं पढ़ूं? हाँ बेटा, निश्चित पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको आधार बनाना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। लेकिन जब आपका आधार बन जाता है तो प्रश्न वो जैसे घुमाएंगे वैसे आप करते जाइए। तो रोमिला थापर की जो प्राचीन इतिहास की किताब है, इसमें कुल 9 चैप्टर हैं। 9 चैप्टर में से चैप्टर 1 से लेके 8 चैप्टर तक आपको पढ़ डालना है। इसमें क्या मिलेगा? इसमें राजनीतिक विकास की सूक्ष्म जानकारी मिलेगी, उनके आर्थिक पक्ष, सामाजिक क्रियाकलाप और धार्मिक पक्ष की जानकारी मिल जाएगी। इस पुस्तक को आप एक दिन में सहज रूप से पढ़ सकते हैं, बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। रही बात नोट्स कैसे
बनाएंगे। जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो एक एक पुस्तक को बताते चले जाएंगे कैसे करें। हो सकता है बहुत जल्दी इस पर हम काम शुरू कर दें। ठीक है। फिर रही बात इन्हीं पक्षों को समझने के लिए, चारों पक्षों को समझने के लिए एक पुरानी पुस्तक और आप पढ़ते हैं, बहुचर्चित पुस्तक है प्राचीन, इसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास पुस्तक के राइटर हैं राम शरण शर्मा। ये मैं नहीं कहूंगा कि इसको बिना पढ़े नहीं चलेगा काम, लेकिन तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा है। इसमें कुल मिला के 29 चैप्टर हैं। 29 चैप्टर हैं, ध्यान रखेंगे। 29 चैप्टर में चैप्टर संख्या 5 से लेकर 24 तक पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। 5 से 24 तक जब पढ़ेंगे तो यहाँ इनके राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन की जानकारी आपको भली भांति हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई पुस्तक लिखी गई है। ठीक है। फिर से चैप्टर संख्या 4 से लेकर 24 तक, सॉरी 5 से लेकर 24 तक आए। अब देखते हैं, दो प्राचीन की बात हो गई, 2 पुस्तकों से काम चल जाएगा। यहां से आपका बेस मजबूत हो जाएगा। दूसरा देखें, मध्यकालीन भारत की बात आती है तो मध्यकालीन की भारत की बात आती है तो इसमें भी 4 बिंदुओं का अध्ययन हम करते हैं। इन्हीं 4 बिंदुओं में सबसे पहले इसके राजनीतिक पक्ष की बात करते हैं, अर्थात मध्यकाल का राजनैतिक विकास। ठीक है। मध्यकाल का राजनीतिक विकास या राजनैतिक विकास 750 ईस्वी पूर्व से मध्यकाल की शुरुआत, पूर्व मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है, जिसको आप राजपूत काल के रूप में भी जानते हैं। थोड़ा क्रिटिकल है, किंतु जब हम छोटी पुस्तकों को पढ़ेंगे, आपको बताऊं, जब छोटी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्चुअल जानकारी हो जाएगी, आधार आपका तैयार हो जाएगा, आपको आपकी मंजिल मिलने से आसानी हो जाएगी, मिलने में आसानी हो जाएगी। तो पुरानी पुस्तक किसकी है, किस क्लास की है? 7 की है। कौन सी पुस्तक है? मध्यकालीन भारत। इसके भी राइटर रोमिला थापर जी। फिर से कंफ्यूज नहीं होना। कुछ लोग कहते हैं प्राचीन, तो नहीं, प्राचीन भी लिखे हैं, मध्य लिखे हैं। ठीक है। तो इसमें कुल 9 चैप्टर हैं, जैसे यहां बताए 9 चैप्टर पढ़ना है। कमोबेश जो 6 में जितने, कक्षा 6 में जितने पेज हैं उतने इसमें भी हैं। इसको भी पढ़ डालना है। ये भी एक दिन में सहज तरीके से आप पढ़ सकते हो। ठीक है। आइए दूसरे पुस्तक का बात करते हैं। इन्हीं चारों पक्षों पर राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलापों की जानकारी एक पुस्तक मध्यकालीन भारत 11 की है। देखें यहां लिखा गया 11th की है मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्रा की है। बहुचर्चित पुस्तक है, हर प्रतियोगी के पास है, ना हो तो आप लोग ले लें, कंफ्यूज नहीं होना है। उसको लेने के बाद इसमें कुल मिला के 20 चैप्टर हैं। 20 चैप्टर में से चैप्टर संख्या 2 से लेकर चैप्टर संख्या 20 तक आपको पढ़ डालनी है, अनिवार्यतः पढ़ डालने हैं, तब एक आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं, अब बात आती है कला और संस्कृत की। कला और संस्कृत आपके प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी शिकायतें प्रायः आती हैं कि सर मैं कला संस्कृत नहीं समझ पाता। आपके यहाँ एक चैप्टर है मेंस में, प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत तक कला संस्कृति के विविध आयाम। हम जब सिलेबस को समझाएंगे, मुख्य परीक्षा के सिलेबस को समझाएंगे, तो उसमें कला के कैसे आयाम है, कला के कितने विधाएं होती हैं, कैसे उसका अध्ययन करें, कौन सा प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, किस प्रकार से उसको हम समझें, उन सब पर जब हम पढ़ाएंगे तो हम बात कर लेंगे। लेकिन अभी देखा जाए तो कला के विविध आयाम में देखें, यहां भी देखें तो यहाँ स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, साहित्य, दर्शन एवं शिक्षा, इन 5 पक्षों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर से स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, साहित्य, दर्शन एवं शिक्षा के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद तमाम भाग हैं, उसका जब हम कला का अध्ययन करेंगे तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे। अब कारवां चल पड़ा है तो रुकेगा नहीं, ये चलता ही रहेगा, निश्चित रहेगा। बस चाहिए तो आपका प्यार और सहयोग, उसको आप बनाए रखें। आइए देखें हम तो कला संस्कृत में भी हमने यहाँ 4 पुस्तकों पर चर्चा की है।
इन्हीं 4 पुस्तकों को पढ़नी है, जिसमें 2 पुस्तकें पुरानी हैं और 2 पुस्तकें नई हैं। आप कहेंगे सर हम कितनी पुस्तकें पढ़ेंगे? इन पुस्तकों की 2 पुस्तकों की चर्चा ऊपर हो चुकी है, उनके बहुत सारे चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। देखेंगे चैप्टर 5 से लेकर 24 तक रामशरण शर्मा जी को आप पढ़ चुके हैं। अब देखना है मुझे यहाँ क्या पढ़ना है, यहाँ विशुद्ध रूप से कला के बारे में पढ़ना है। ये कला एक पुस्तक है, नई पुस्तक है, कक्षा 7 की पुस्तक है, जो जानी जाती हमारे अतीत भाग 2। हमारे अतीत भाग 2 जो 750 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी से लेकर, ठीक है, ये आता है मुगल तक, ठीक है, वहां तक हम पढ़ेंगे। इसमें से मुझे देखना है चैप्टर संख्या 8 और चैप्टर संख्या 9, और यहां आप चैप्टर संख्या 4 भी पढ़ सकते हैं। चैप्टर संख्या 4 भी पढ़ सकते हैं। 4 आर्ट एंड कल्चर से है, 8 नंबर का चैप्टर जो है धर्म दर्शन से है, 9 नंबर का चैप्टर कला और साहित्य से है। मेरी बात समझेंगे? तो धर्म दर्शन कला और साहित्य के बारे में मोटी मोटा जानकारी, एक कॉन्सेप्चुअल जानकारी हो जाएगी, और मुख्य परीक्षा में कला धर्म दर्शन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, निश्चित पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जाता है। प्रश्न कैसे बनते हैं जब हम चैप्टर को पढ़ाएंगे तो वहां चर्चा आपसे कर लेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। इसी में देखा जाए, इन्हीं यूनिट को पढ़ने के लिए एक पुरानी पुस्तक 11th की है, प्राचीन भारत रामशरण शर्मा, जिसको आपने ऊपर देखा है, इसका अवलोकन किया है। ठीक, जिसका अवलोकन आपने कर लिया है, जिसमें सारे चैप्टर तो नहीं, हालांकि यहाँ तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ दृष्टिकोण बदल के पढ़ने की जरूरत। इतिहास में दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। इतिहास के पेज महत्वपूर्ण नहीं होते, राजनीति महत्वपूर्ण नहीं होती, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होते हैं। दृष्टिकोण बदलोगे, यहाँ समझ में सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। अदरवाइज जब हम पढ़ाएंगे तो स्पष्ट करते चलेंगे। इसमें देखना है चैप्टर संख्या 10, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26 और 29। जो 10, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26 और 29 नंबर के चैप्टर हैं, ये विशुद्ध रूप से प्राचीन भारत के आर्ट एंड कल्चर से है, धर्म दर्शन से। इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। बस आपको करना क्या है, नजरिया बदलने की जरूरत है। अब आप मुझे बताएं, नई पुस्तक अनिवार्य है कि पुरानी? तो यहां आप देख रहे हैं, ना तो नई अनिवार्य है, पुरानी स्वतंत्र अकेले नहीं, बल्कि दोनों को हम मिला के पढ़ेंगे, तब हम पूरा कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त भी पुस्तकें आपको पढ़नी पड़ेंगी। हम समय समय पर बताते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे। आइए देखें। फिर उसके बाद इसी धर्म दर्शन में 11 की पुस्तक है, कक्षा 11 की, जिसमें मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा, इसको भी आप ऊपर पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें चैप्टर संख्या 4, 11, 16 और 17 पढ़ना है। 4, 11, 16, 17 ये भी उनके आर्ट कल्चर, मुगल काल, सल्तनत काल के आर्ट एंड कल्चर, मुगल काल के आर्ट एंड कल्चर, धर्म दर्शन, कला और संस्कृति से संबंधित है, जो मोटी मोटा आपको यहाँ जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसको आपको पढ़ने हैं। फिर इसी में एक पुस्तक और है, नई पुस्तक है, 12 की है, जिसका नाम है, मार्केट में जो बिकती है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, ये जो है आर्ट एंड कल्चर, धर्म दर्शन से संबंधित चैप्टर संख्या आपको 4 पढ़ने हैं। क्या इसमें है? इसमें इनके प्राचीन इतिहास से संबंधित बातें आएंगी, जिसमें धर्म से संबंधित बातें की गई हैं, दर्शन से संबंधित बातें की गई हैं, कला से संबंधित बातें की गई हैं, स्थापत्य से संबंधित बातें भी की गई हैं। अब आप समझ सकते हैं कि नई पुस्तक महत्वपूर्ण है कि पुरानी। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि ये नई पुरानी दोनों को हम मिक्स करके पढ़ेंगे। अब इसके आगे के यूनिट, अगला टॉपिक चैप्टर नंबर 4, देख रहे हैं कि आधुनिक भारत के अंतर्गत हम देखते हैं विदेशी कंपनियों के आगमन, कंपनी का शासन, आरंभिक प्रतिरोध, धर्म सुधार, समाज सुधार, आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता उपरांत भारत की स्थिति।
ठीक है, 6 टॉपिक देखते हैं। इसको हम 6 टॉपिक में अपने सुविधानुसार इसको हम बांट सकते हैं, अध्ययन के सुविधानुसार। जब हम इसको पढ़ाएंगे, चर्चा कर लेंगे, इसके लिए हमें 4 पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें से देख रहे हैं 2 नई 2 पुरानी। 2 नई एनसीईआरटी है, 2 पुरानी एनसीईआरटी है। पुरानी एनसीईआरटी में 8 की है आधुनिक भारत का इतिहास, राइटर इसके हैं अर्जुन देव, ठीक है, जिसमें आप चैप्टर संख्या 1 से 12 तक पढ़ेंगे। फिर से देखें, आधुनिक भारत को हम अपने सुविधानुसार 6 यूनिट में बांटते हैं, जिसमें विदेशी कंपनियों का आगमन, कंपनी का शासन, भारत में कंपनी का शासन, ठीक है। फिर उसके बाद आरंभिक प्रतिरोध, धर्म सुधार, समाज सुधार, आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद या स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता उपरांत भारत की स्थिति। इसके लिए 4 पुस्तकें, जिसमें से पुरानी एनसीईआरटी है आधुनिक भारत, अर्जुन देव, 1 से 12 तक, ठीक है। फिर उसी में दूसरा है, एक पुरानी एनसीईआरटी है आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जिसमें आप देख रहे हैं कि चैप्टर संख्या 1 से लेकर चैप्टर संख्या 13 तक पढ़ते हैं। इसमें कुल 13 चैप्टर हैं, ठीक है, अति आवश्यक है। तो इसके बाद देख रहे हैं, फिर अगली पुस्तक है नई एनसीईआरटी 12 की है, जिसका नाम है मार्केट में बिकती है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, जिसमें चैप्टर संख्या 10, चैप्टर संख्या 11, 12 नहीं पढ़ना है, फिर 13, फिर 14 तक आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला देखें, फिर एक इसी में नई एनसीईआरटी है 10 की है, भारत और समकालीन विश्व, भारत और समकालीन विश्व भाग 2, यहां भी देखेंगे आप भाग 2। इसका मात्र चैप्टर संख्या 3, जिसमें भारत में राष्ट्रवाद जैसा टॉपिक दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि राष्ट्रवाद, आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद यहां भी दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो प्राचीन, मध्य, आधुनिक और आर्ट एंड कल्चर है। जो सबसे क्रिटिकल आपको दिखाई पड़ता, मेंस के लिए विशेषता है, प्री में तो इससे बन जाएंगे, प्री मेंस दोनों में बनते हैं प्रश्न। तो विश्व इतिहास, विश्व इतिहास के लिए कुछ एनसीईआरटी की पुस्तकें चुनी गई हैं, जिसमें कक्षा 9 की पुस्तक है सभ्यता की कहानी भाग 1। भाग 1 और भाग 2 करके आपके पास है, लेकिन अनावश्यक चीजें नहीं पढ़नी है, किंतु हम यहाँ भाग 1 की बात करते हैं। भाग 1 में चैप्टर संख्या 6, 7, 8 पढ़ना है, 6, 7, 8, जिसमें आपको चैप्टर मिलेंगे पुनर्जागरण, धर्म सुधार, राष्ट्रीय राज्य का उदय और प्रमुख क्रांतियां, राष्ट्रीय राज्य के उदय। इतने टॉपिक आपको मिलेंगे, बहुत सहज और सरलतम तरीके से समझाया गया है, उससे आप आसानी से सहज रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा में लिख भी सकते हो, ठीक। आइए अगला देखते हैं। फिर इसी में है नई एनसीईआरटी है 9th की है, भारत एवं समकालीन विश्व, भारत एवं समकालीन विश्व। इसके लिए आपको पढ़ना है चैप्टर संख्या 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 इसमें लिखना है। इसमें फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, नाजीवाद, फांसीवाद, इस प्रकार के चैप्टर इसमें दिए गए हैं, बहुत सरलतम तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर इसी में एक नई एनसीईआरटी है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। यहाँ विश्व समकालीन विश्व भाग 1 है, जिसमें चैप्टर संख्या 1, 2, 3 है, और भारत और समकालीन विश्व, जिसमें चैप्टर भाग 2 है, चैप्टर संख्या 1, 2, 3 नहीं पढ़ना है, क्योंकि 3 आप यहाँ पढ़ चुके हैं, देख रहे हैं 3 ऊपर आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ 1, 2, 4, 5, 6 नंबर के चैप्टर को आपको कवर करना है। तो हमने इसको सिलेबस वाइज कैटेगराइज किया हुआ है। अगर आप अपने सिलेबस का अवलोकन करेंगे, पूरे सिलेबस आपके मेंस के भी हो जा रहे हैं और प्रारंभिक परीक्षा के भी हो जा रहे हैं। फिर एक और पुस्तक आपको पढ़नी, नई एनसीईआरटी 12th की है, समकालीन विश्व की राजनीति। समकालीन विश्व की राजनीति, ये राजनीति विज्ञान की किताब है, जिसमें चैप्टर संख्या 1, 2 और 9 पढ़ना है। इसमें कौन चैप्टर पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे चैप्टर संख्या 1 में शीत युद्ध। शीत युद्ध से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद आईआर की कहानी शुरू हो जाती है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है, यहीं से शुरुआत हो जाता है।
चैप्टर संख्या 1 शीतयुद्ध, फिर 2 ध्रुवीयता और वैश्वीकरण, 9 चैप्टर संख्या 9 में वैश्वीकरण है। इस प्रकार से आपके कंप्लीट सिलेबस हुए। अब आपका जो भ्रम बना हुआ है कि हम नई एनसीईआरटी पढ़ें कि पुरानी एनसीईआरटी पढ़ें, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि दोनों को मिक्स करके सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। सारे चैप्टर को हमने आपके सिलेबस के अनुसार कंसाइज कर दिया है। इसको अपने सुविधा अनुसार एक एक पढ़ते रहें, और जैसे मुझे समय मिलेगा, जैसे हमने आपसे वादा भी किया है कि अभी कारवां रुकने वाला नहीं है, हम आप को निरंतर इतिहास पर कुछ न कुछ देते रहेंगे। अभी थोड़े से मेरे पास कुछ हिंदी के यूनिट बचे हुए हैं, उसको पूरा कराते ही शीघ्र ही हम इतिहास की कक्षाएं प्रारंभ कर देंगे। आप निराश नहीं होंगे, और बस यही करना है, आपको आप मेरे ऊपर स्नेह बनाए रखें, मैं आपके ऊपर बनाए रखूं, आप मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप ही मेरे सारथी हैं। मैं तो बस कुछ भी नहीं, बस आप ऐसे समझिए। नमस्कार, धन्यवाद।